हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे एक्सरसाइज के अंदर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण लिखित में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। बाईं ओर कैसा रूप लिखा हुआ है? रोस्टर रूप। और दाईं ओर कैसा लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप। तो इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो बेटा इसका हल, यह बेटा इसी में हल अपन करें। हमारे पास बेटा पहला x, इनको रोस्टर रूप में बदल लो बेटा। x जहां x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वेरी गुड, जिसमें खुद के अलावा केवल एक का भाग जाता हो वो संख्याएं कौन सी होती है हमारे पास? कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो लेकिन वो अभाज्य संख्या जिनमें जिसका 6 में भाग जाता हो। तो बेटा ए का रोस्टर रूप क्या मिला हमें? 2 अभाज्य है, 2 का 6 में भाग जाता है। 3 अभाज्य है, 3 का 6 में भाग जाता है। इनके अलावा और किसी का भी 6 में भाग नहीं जाता। तो बेटा दूसरा किससे मैच हो गया? पहले से। दूसरा किससे मैच हो गया? पहले से। समझ में आया? बी ऑप्शन है बेटा हमारे पास x, जहां x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी बेटा? 1, 3, 5, 7, 9। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो बेटा इसका मैच ये किससे मिल गया बेटा हमारे पास? फोर्थ से। ये किससे मैच हो गया? फोर्थ से। सी, x जहां x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। ऐसी प्राकृत संख्या बतानी बेटा हमारे को जिनका 6 में भाग जाता हो। तो बेटा 1 एक प्राकृत संख्या है और इसका 6 में भाग जाता है। 2 एक प्राकृत संख्या है, इसका 6 में भाग जाता है। 3 एक प्राकृत संख्या है, इसका 6 में भाग जाता है। और 6 एक प्राकृत संख्या जिसका 6 में भाग जाता है। तो पहला किससे मैच हो गया बेटा हमारे पास? सी से। पहला किससे मैच हो गया? सी से। और ये था हमारे पास मैथमेटिक्स। तो डी था बेटा हमारे पास M, A, T, H, E। M दोबारा आ गया बेटा, नहीं लेना। A दोबारा आ गया, नहीं लेना। अब कौन बचा हमारे पास? T दोबारा आ गया, नहीं लेना। I, C, S। तो ये किससे मैच हो गया बेटा? मैथमेटिक्स वाले से, मतलब थर्ड से। तो ये थे बेटा हमारे को समुच्चय को क्या करना था? मिलान करना था। रोस्टर रूप को किससे मिलाना था? समुच्चय निर्माण रूप से। क्लियर? अब अगली एक्सरसाइज में से पहले हम पढ़ेंगे बेटा इसके समुच्चय के प्रकार। अब बेटा हमारे पास समुच्चय में अगला टॉपिक है बेटा समुच्चय के प्रकार। अभी तक हमने समुच्चय में क्या पढ़ा था? समुच्चय क्या होता है या समुच्चय को किस रूप में निरूपित किया जाता है। समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। अब बेटा हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के पहले प्रकार में आता है हमारे पास रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय कौन सा होता है बेटा? वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो वह समुच्चय कौन सा कहलाता है बेटा? रिक्त समुच्चय। इसे फाई, इस हम क्या बोलते हैं बेटा? फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। या खाली मंजिला कोष्ठक, कि मंजिला कोष्ठक लगा दिया लेकिन उसके अंदर कोई भी अवयव न होगा, से व्यक्त करते हैं। पहला समुच्चय कौन सा बेटा हमारे पास? रिक्त समुच्चय। रिक्त से के नाम से पता चल रहा है बिल्कुल खाली, कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या खाली मंजिला कोष्ठक, केवल मंजिला कोष्ठक लगा दो उसके अंदर एक भी अवयव न हो, से व्यक्त करते हैं। जैसे हम रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल लें कि A बराबर x, जहां x बराबर है n और n का मान है वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। 5 से
छोटा और 7 से बड़ा। तो बेटा ऐसी कोई संख्या बताओ, चाहे वो कोई भी वास्तविक संख्या हो, लेकिन वो 5 से छोटी हो और 7 से क्या हो, बड़ी हो। 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। है बेटा कोई ऐसी संख्या कि 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो? क्या बताया बेटा? 6। अरे 6, हाँ बेटा देखो सुरेश ने क्या बताया कि बोल सर 6। तो बेटा देखो 6 जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। 5 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 5 से तो छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो 6 तो नहीं है, नहीं है ना, कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी। तो बेटा अगर हम इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे तो ऐसी हमें कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। तो ये समुच्चय हमारे पास कौन सा हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। कौन सा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, कि एक ऐसी संख्या चाहिए जो 5 से तो क्या हो, छोटी हो और 7 से क्या हो, बड़ी हो। तो ऐसा कोई अवयव नहीं है। ऐसे हम इसका दूसरा उदाहरण लें कि a बराबर x, जहां x है वो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा एक प्राकृत संख्या है। क्या बताया इसने अभी यहां पे कि x है वो एक प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी। तो बड़ा प्राकृत संख्या हमारे पास कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याएं अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बेटा ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जो 2 से तो क्या हो, बड़ी हो और 3 से क्या हो, छोटी हो? कि 2 से तो बड़ी हो, है ना, और 3 से क्या हो, छोटी हो। है कोई प्राकृत संख्या? 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आ रही है क्या? पॉइंटों में? अरे पॉइंटों में प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृत संख्याएं अपने आप में एक पूर्ण अंक होती हैं। 1 2 3 5 7 25 35 50 अपने आप में क्या होती हैं? एक पूर्ण अंक होती हैं। तो 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं आती है। तो बेटा इसका भी हमारे पास, अगर हम इसको रोस्टर रूप में बदलें तो केवल क्या है, एक खाली मंजिला कोष्ठक, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई। और फाई का मतलब क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। तो बेटा जहां भी आपको इस चैप्टर में, अध्याय में क्या मिल जाए? फाई मिल जाए, उस फाई का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दिया गया समुच्चय कौन सा है? रिक्त समुच्चय। इस अध्याय में, इस चैप्टर में कहीं पे भी अगर आपको फाई मिल जाए तो उस फाई का मतलब क्या होगा बेटा? हमारे पास रिक्त समुच्चय। क्लियर? अगला समुच्चय बेटा दूसरा, एकल समुच्चय। नाम से पता चल रहा है एकल। एकल मतलब हो गया एक, कि वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर मंजिला कोष्ठक में केवल क्या दे दिया? एक ही अवयव है। या मंजिला कोष्ठक में क्या दे दिया? 5, केवल एक ही अवयव है। एक ही है ना केवल, कौन है? 5। कौन है? 5। तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय। जैसे दूसरा उदाहरण है, ये था रोस्टर रूप में, ये है समुच्चय निर्माण रूप में। क्या? x, जहां x है वो 2 से तो बड़ा है और 4 से छोटा एक प्राकृत संख्या। हाँ बेटा इसको रोस्टर रूप में बदलो कि 2 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्या। 2 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्या कौन आ गई? 3। कौन आ गई? 3। केवल एक ही अवयव आया ना, 3 के अलावा इसमें और कोई भी अवयव काम में नहीं आया ना। तो यह समुच्चय भी कौन सा हमारे पास? एकल समुच्चय। तो बेटा समझ में आए रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो होगा बेटा जिसमें कोई भी अवयव न हो या केवल रिक्त हो, खाली हो। इसे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं? फाई या केवल खाली मंजिला कोष्ठक। तो इस अध्याय में आपको कहीं भी अगर फाई दिखता है तो उस फाई का मतलब क्या होगा बेटा? हमारे पास रिक्त समुच्चय। अगला बेटा एकल समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है बेटा? एकल समुच्चय। जैसे हमने उदाहरण लिया
ए बराबर 5 और दोनों तरफ से क्या लगा हुआ है, मंझला कोष्ठक। तो देखो इसमें केवल ए की अवयव बना 5, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय। ऐसे दूसरा लिया कि बी एक्स, जहाँ एक्स 2 से बड़ी और 4 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, तो बेटा अगर इसको हम रोस्टर रूप में बदले तो हमें कौन मिला, 3, केवल एक ही अवयव मिला 3, तो ये समुच्चय कौन सा हो गया हमारे पास, एकल समुच्चय। ओके, अगला समुच्चय बेटा हमारे पास परिमित समुच्चय। परिमित को बेटा हम निश्चित समुच्चय बोलते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित यानी निश्चित हो, वह समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। तो वह समुच्चय जिसमें हमें पता हो कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है, 5 है, 10, जो एकल समुच्चय होता है वो भी एक परिमित समुच्चय कहलाता है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि इसमें कितने अवयव हैं, 1। तो बेटा वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, 10 तक, यानी कितने अवयव बेटा इसमें, 10, 1 से प्रारंभ हुए कहाँ तक है, 10 तक। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे b लिया x, जहाँ x सप्ताह के दिन, x है वो एक सप्ताह के क्या है बेटा, दिन है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा, 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो संख्या निश्चित है ना, कि कितने अवयव आएंगे इसमें, 7। तो ये कौन सा हो गया, समुच्चय हो गया बेटा हमारे पास परिमित समुच्चय या निश्चित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित हो, वह समुच्चय हमें कौन सा कहलाता है, हमारे पास परिमित समुच्चय। दूसरा आता है चौथा है बेटा अपरिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित यानी अनिश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है बेटा, अपरिमित समुच्चय। जैसे हमने लिया n का मतलब क्या हो गया बेटा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, लेकिन जाती कहाँ तक है, अनंत तक। हमें इसमें यह नहीं पता कि इसमें टोटल अवयव कितने हैं। 1 से प्रारंभ हो गया, लेकिन आगे कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया बेटा हमारे पास, अपरिमित समुच्चय। ऐसे हमने एक उदाहरण लिया इसमें x, जहाँ x ये रोस्टर रूप था, ये समुच्चय निर्माण रूप। ऐसे बेटा इसमें ये रोस्टर रूप था और ये समुच्चय निर्माण रूप। कि x, जहाँ x समुद्र में रहने वाले जीवों का समुच्चय है, समुद्र में रहने वाले जीवों का समुच्चय। अब बेटा समुद्र में कितने जीव रहते हैं, गिने हुए हैं क्या, यानी निश्चित हैं क्या, नहीं है। अनंत प्रकार के जीव समुद्र में उपस्थित होते हैं, अनंत प्रकार के होते हैं। तो ये समुच्चय हमारे पास कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय यानी अनिश्चित, कि समुद्र में रहने वाले जीवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो इनका अगर अपना समुच्चय बनाएंगे तो ये समुच्चय कौन सा बनेगा, हमारे पास अपरिमित समुच्चय बनेगा। क्लियर। तो पहला कौन सा था हमारे पास, रिक्त समुच्चय, जिसमें एक भी अवयव न हो। दूसरा था बेटा हमारे पास एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक अवयव हो। तीसरा बेटा परिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। और चौथा बेटा अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। अब बेटा हमारे पास समुच्चय के प्रकार कंप्लीट हो गए। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, 4 प्रकार के, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। अब बेटा हमारे पास परिमित समुच्चयों की कोटि। कोटि क्या होती है बेटा, कि दिए गए समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या ही उस समुच्चय की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। कि किसी परिमित समुच्चय ए में विद्यमान अवयवों की संख्या को समुच्चय की कोटि कहते हैं। कि कोई भी हमें क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है, तो उस समुच्चय की अगर हमें कोटि ज्ञात करनी हो तो बड़ा उस समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या ज्ञात कर लो। कि इसमें कितने अवयव हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, कितने हैं, जितने अवयव होंगे उतनी ही समुच्चय की क्या होगी, कोटि। जैसे ए, इसे किससे निरूपित करते हैं बेटा, एन ए, एन का मतलब नंबर ऑफ अवयव किसमें, समुच्चय ए में। यहाँ एन बी भी आ जाए, एन सी भी आ जाए। तो देखो बेटा ए बराबर एक समुच्चय था हमारे पास, 1 2 3 4 5। समुच्चय का कौन सा रूप दे रखा है हमारे को, रोस्टर रूप। कौन सा रूप दे रखा है, रोस्टर रूप। तो इस समुच्चय में बेटा कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। कितने अवयव हैं, 5।
तो एन ए का मान कितना हो गया 5। तो इस समुच्चय की कोटि कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई। कि दिए गए समुच्चय में कितने अवयव उपस्थित है बेटा इसमें 5। तो एन ए का मान कितना हो गया 5, यानी इस समुच्चय की कोटि कितनी हो गई हमारे पास 5। दूसरा बेटा हमारे पास बी एक्स, जहां एक्स एक पूर्णांक है। ये रोस्टर रूप था, ये समुच्चय निर्माण रूप। x जहां x एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, तब एन बी का मान ज्ञात कीजिए। एन बी का मतलब क्या हो गया बेटा कि हमें क्या याद करनी है, इस समुच्चय की कोटि। तो बेटा पहले इसको रोस्टर रूप में बदल लो। किस में बदल लो, रोस्टर रूप में। तो बेटा एस धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी, पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, जो माइनस के अनंत से होकर से प्रारंभ हो और कहाँ तक हो, धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं लेकिन वो अपने आप में एक पूर्ण अंक हो, तो वो संख्या हमारे पास कौन सी हो गई, पूर्णांक। तो बेटा ऐसी कोई पूर्णांक संख्या है जो ना तो कभी धनात्मक होती है और ना ही कभी ऋणात्मक है, बेटा कौन है, 0। कौन है, तो इस समुच्चय का रोस्टर रूप ये आ गया। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, यानी एन बी, कितना अवयव है इसमें, केवल एक, कौन, 0। कौन अवयव है इसमें, 0, यानी अवयवों की संख्या कितनी हो गई इसमें 1। तो इस समुच्चय की कोटि कितनी हो गई हमारे पास 1। तो एन बी का मान कितना हो गया 1। एन बी का मान कितना हो गया 1। क्लियर। तो जो बेटा जो परिमित समुच्चय की जो कोटि होती है वो किस पर निर्भर करती है, अवयवों की संख्या पर। ऐसे बेटा हम बात करें अपरिमित समुच्चय की कोटि, तो अपरिमित समुच्चयों की कोटि परिभाषित नहीं होती है। अपरिमित समुच्चयों की कोटि हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इनमें हमें अवयवों की संख्या पता नहीं होती कि इसमें कितने अवयव हैं, क्योंकि अपरिमित समुच्चयों में कितने अवयव होते हैं, अपरिमित यानी अनिश्चित या अनंत अवयव होते हैं। जैसे हमने लिया n बराबर 1 2 3 अप टू, अब आगे पता ही नहीं बेटा अनंत कहाँ तक जा रहा है, कितने अवयव हैं बेटा इसमें, कितने अवयव हैं 1 2 3, आगे पता नहीं ना कहाँ तक जा रहा है, यानी इसमें अवयवों की संख्या हमें नहीं पता। तो जिस समुच्चय में हमें अवयवों की संख्या नहीं पता है उस समुच्चय की हम कोटि ज्ञात नहीं कर सकते। तो कोटि हम उसी समुच्चय की ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हमें अवयवों की संख्या पता हो। या हम कोटि किसे कहते हैं कि दिए गए समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही समुच्चय की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो उस समुच्चय की हम कोटि ज्ञात नहीं कर सकते। तो कोटि केवल कौन से समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं, केवल परिमित समुच्चय की। और परिमित समुच्चय में कौन कौन से समुच्चय आते हैं, रिक्त समुच्चय होता है वो भी परिमित में आता है, एकल होता है वो भी परिमित में आता है। क्यों, क्योंकि रिक्त समुच्चय में पता है कि एक भी अवयव नहीं है, एक भी अवयव नहीं है तो बेटा उसकी कोटि कितनी हो गई, 0 हो गई। या फिर एकल समुच्चय, हमें पता है कि एकल समुच्चय में केवल कितना अवयव आता है, 1 आता है, तो उसकी कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। और परिमित समुच्चयों में बेटा यानी जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जितने अवयव होंगे उतनी उसकी क्या होगी, कोटि। लेकिन अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या का नहीं पता होता तो अपरिमित समुच्चयों की कोटि परिभाषित नहीं होती। ओके, अब इसमें अगला टॉपिक आता है हमारे पास तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय कौन से होते हैं बेटा, वह दो अलग अलग, एक समुच्चय और एक समुच्चय, ये वह दो अलग अलग समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, या जिनकी कोटि क्या हो, समान हो, तो वह दोनों समुच्चय हमारे पास कौन से समुच्चय कहलाते हैं बेटा, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, दो परिमित समुच्चय ए और बी,
दो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय की तो हम कोटि ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो इसलिए कोटि की बात केवल किस पे की जाती है बेटा, हमारे पास परिमित समुच्चय पे की जाती है। तो दो परिमित समुच्चय ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, या एन ए किसके बराबर हो, एन बी के। तो इसे ए पैरेलल टू बी या ए डबल पैरेलल टू बी द्वारा निरूपित करते हैं कि ए तुल्य है बी के या ए तुल्य है बी के द्वारा निरूपित करते हैं। ये किसका साइन है बेटा, जिगजैग है, ये तुल्य का। तो कोई भी दो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय बेटा वो कभी भी तुल्य नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अपरिमित समुच्चय में हमने अभी डिस्कस किया था कि उनकी कोटि ज्ञात नहीं होती है, कोटि परिभाषित नहीं होती है। तो जिन समुच्चयों की कोटि परिभाषित नहीं होती है वो समुच्चय कभी भी एक दूसरे के तुल्य नहीं होते हैं। तो तुल्य समुच्चय में केवल कौन से समुच्चय बचे, परिमित बचे। अब परिमित समुच्चय तुल्य कब होंगे, जब उनमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, या उनकी कोटि क्या हो, समान हो। जैसे ए समुच्चय था बेटा जिसमें अवयव था हमारे पास 1 2 3, इधर बी समुच्चय था जिसमें अवयव थे हमारे पास ए बी सी। एक समुच्चय ए है बेटा जिसमें अवयव है 1 2 3, और एक समुच्चय बेटा हमारे पास बी है जिसमें अवयव है ए बी सी। ए समुच्चय में कितने अवयव है बेटा, 1 2 3, कितने अवयव है, 3। और बी समुच्चय में कितने अवयव है, 1 2 3। तो इसकी कोटि भी कितनी आ गई, 3, और इसकी कोटि भी कितनी आ गई, 3। यानी दोनों की कोटि हमारे पास क्या है, इसमें समान है। तो दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या है, तुल्य है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अवयव कितने थे, 3, इसमें नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स, अवयवों को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो दोनों सेट्स हमारे एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंस हैं या इक्विवेलेंट है। तो दो समुच्चय तुल्य कब कहलाते हैं बेटा, जब उन समुच्चयों की हमारे पास कोटि क्या हो, समान हो, इनकी कोटि क्या हो, समान हो। क्लियर। ऐसे बेटा इसका ये था हमारे पास रोस्टर रूप में दोनों समुच्चय, ये ले लिया हमने किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो बेटा इनको रोस्टर रूप में बदल लो। इसका रोस्टर रूप कि a बराबर x, जहां x 2 से बड़ी और 3 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। यानी ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। b x, जहां x 2 से बड़ी और 3 से छोटी एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या भी होती है क्या, नहीं होती है। यानी ये समुच्चय भी कौन सा है, रिक्त समुच्चय। पहले समुच्चय है वो भी रिक्त है, यानी इसमें एक भी अवयव नहीं है। दूसरा समुच्चय वो भी कौन सा है, रिक्त समुच्चय, यानी इसमें भी एक भी अवयव नहीं है। तो ए समुच्चय की कोटि कितनी हो गई हमारे पास, एन ए का मान भी कितना हो गया, 0, और एन बी का मान भी कितना हो गया, 0। यानी एन ए बराबर है किसके, एन बी के कितना, 0। यानी एन ए तुल्य समुच्चय किसके हमारे पास, बी समुच्चय के। तो दो समुच्चय तुल्य कब होंगे बेटा, जब दोनों समुच्चय परिमित हो और उनकी कोटि आपस में क्या हो, समान हो। तो वहां पे दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या होंगे, तुल्य होंगे। क्लियर। अगला समुच्चय है बेटा, अब हमारे पास समान समुच्चय कि दो समान समुच्चय कौन से होते हैं बेटा, दो परिमित समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, समुच्चय बी में हो, और बी का प्रत्येक अवयव किस में हो बेटा, समुच्चय ए में हो। तो इसे ए बराबर बी द्वारा निरूपित करते हैं कि ए दो समुच्चय बेटा ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में हो, और बी का प्रत्येक अवयव किस में हो, ए में हो। तो वो दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, समान समुच्चय। जैसे ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर बेटा 2 3 1, इसमें कौन कौन सा अवयव बेटा, 1 2 और 3। तो देखो इसका 1 इसमें है क्या, इसका 2 इसमें भी है क्या, इसका 3 इसमें भी है क्या। तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें है और इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। तो ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, बराबर यानी समान समुच्चय। ऐसे बेटा दूसरा उदाहरण है x
जहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4 और एक्स एक पूर्णांक है, तो बेटा इसको रोस्टर रूप में बदलूँ। इसका रोस्टर रूप हो गया कि इसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। ऐसी पूर्णांक संख्याएं लेनी है कि जिसका स्क्वायर कितना हो 4 हो। तो बेटा हमें पता है कि पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लेके कहाँ तक होती हैं, प्लस अनंत तक। तो इनमें से बेटा वो संख्याएं छांट लो कि जिनका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाए 4। तो बेटा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। तो देखो इसमें अवयव कौन है -2 और बी में भी अवयव कौन है -2, इसमें अवयव कौन है 2 और इसमें भी अवयव कौन है 2। यानी ए समुच्चय समान है किसके, बी के। तो बेटा समान समुच्चय कौन से होंगे, जिनमें समान अवयव उपस्थित हों, कि कितने भी समुच्चय हों अगर उनमें अवयव क्या हो समान हो तो वो प्रत्येक समुच्चय एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर। तो बेटा आज हमने इसमें कौन कौन से समुच्चय पढ़े, समुच्चय के प्रकार पढ़े। समुच्चय के प्रकार में पहला था हमारे पास एकल समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो, कौन सा हो गया एकल। उससे पहले हमने पढ़ा था ऋक समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है, ऋक समुच्चय। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तीसरा पढ़ा था हमने परिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या परिमित हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय। तीसरा पढ़ा था हमने अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो या अनिश्चित हो, तो वह समुच्चय कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय। ये तो थे हमारे पास समुच्चय के प्रकार। फिर हमने इसमें पढ़ा था समुच्चयों की कोटि। तो किसी भी जिस समुच्चयों की में अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिसमें हमें अवयवों की संख्या पता हो कि इसमें कितने अवयव हैं, जिस समुच्चय में जितने अवयव होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। लेकिन उसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि इसमें अवयव 5 हैं, 7 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। तो जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी और जितनी संख्या होगी वही उस समुच्चय की क्या होगी, कोटि होगी। क्लियर। फिर हमने इसमें पढ़े थे तुल्य समुच्चय कि दो और अपरिमित समुच्चयों में कोटि परिभाषित नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा, अपरिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, हमें उसमें यह नहीं पता होता कि इसमें कितने अवयव उपस्थित हैं। फिर पढ़े थे बेटा हमने तुल्य समुच्चय। तो दो समुच्चय तुल्य कब होते हैं, जब दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो या दोनों की कोटि क्या हो, समान हो, तो तब दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। फिर बेटा समान समुच्चय, दो समुच्चय समान कब होंगे बेटा, तो ए में किसी समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या किसी समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी क्या हो, समान हो। कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तो दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। ओके।